हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने प्रस्तावना से संबंधित उपासना की स्वतंत्रता तक बातें की थी। अब प्रतिष्ठा और अवसर की समता से मैं शुरू करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब ये चीज़ें हैं, देखिए, ये एक व्यक्ति के स्तर पर लोगों की सबकी प्रतिष्ठा है। एक प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करना है। यहाँ पे देखिए आ रही है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को बनाना है। हर एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए प्रमुख है। ये राज्य को ध्यान में रखना है। सबकी अपनी अपनी गरिमा है, चाहे वो बिल्कुल निम्न वर्ग का लोग जो है, तथाकथित जो है निचले वर्ग के लोग जो आते हैं, उन्हें भी राष्ट्र को ध्यान में रखना है और उनको भी अपनी गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इस बात को राज्य को ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये पहले एकता शब्द था, अखंडता शब्द नहीं था, लेकिन अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत मैंने पहले भी बताया कि इसको जोड़ा गया था। यानी कि राष्ट्र एक अखंड शक्ति के रूप में है। जो विभिन्न राज्य हैं वो अलग अलग एक अलग अस्तित्व के रूप में भले ही हैं, लेकिन वो एक सामूहिक राष्ट्र के रूप में अपना योगदान करेंगे। संघ जो है वो बलवती है, राज्यों का संघ भारत है, इसलिए अखंडता शब्द है। यहाँ पे अखंडता को बाधित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं। देखिए यूपीएससी और बीपीएससी में ये अखंडता शब्द से बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे सांप्रदायिकतावाद, जैसे भाषावाद, जैसे क्षेत्रीयतावाद, जैसे नक्सलवाद। ये जो वाद हैं, जो फिलॉसफी है लेकर के लोग जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हमेशा चैलेंज बने रहते हैं, ये अखंडता शब्द उनको एक जोड़े रखता है कि एक भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में है। आप ये जो तत्व हैं ये बलवती न होने पाए। राज्य का ये कर्तव्य होता है कि इन ताकतों को बलवती न होने दें और इसकी ओर हम लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं कि इसको न होने दें। सांप्रदायिकतावाद जो इन दिनों बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, अक्सर आप देखते हैं कि आपके दिलों में एक धर्म के आधार पर सांप्रदायिक होते चले जा रहे हैं। हम लोग एक भारत विभिन्न धर्मों का एक समाहार के रूप में रहा है। सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति है और इसको हम लोग धर्म के आधार पर इतनी वैमनस्यता फैलती चली जा रही है, ये कतई नहीं है। हम अपने छात्रों को अवश्य कहते हैं भारत की इस चीज़ों को कतई मत आगे बढ़ने दीजिए कि हम लोग धर्म के आधार पर इतनी भेदभाव कर करके अपने अंदर में वैमनस्यता फैला करके और हम इस देश के अखंडता को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, इसको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को वो तिथि थी जब हमने इस संविधान को अंगीकृत किया। हालांकि इसको लागू किया हम लोग 26 जनवरी 1950 से, इसको स्थगित रखा क्योंकि उसमें गणतंत्र वाली जो चीज़ें हैं उसको लागू करनी थी। इसलिए हम लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं। जो सारे कानून व्यवस्था के तहत इसको अधिनियम बनाया गया, उसके प्रावधान किए गए और उसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया। तमाम आईपीसी सीआरपीसी एक्ट सब बनाए गए और उसको आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित मतलब स्वयं को आत्मर्पित करते हैं, यानी संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो सब हम लोग अपने ऊपर आत्मर्पित करते हैं, अपने ऊपर लागू करेंगे। और उस के बियॉन्ड अगर कोई जाता है तो वो राष्ट्र के जो विधि व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में जाता है तो हम उसको दंड के भागी भी बनाते हैं। कानून में उसको न्यायपालिका उसको उसके अनुरूप दंड देती है। तो ये हमारा प्रस्तावना हुआ जो संविधान का एक सार है। संविधान की जो एक कहें कि संविधान विशेषज्ञों ने ये दिया कि लिखा कि ये पूरे संविधान का एक सिनॉप्सिस के रूप में एक संविधान की प्रस्तावना लिखी रहती है। जैसे आप बुक भी देखते हैं, बुक के आगे एक प्रस्तावना होती है, जो उस बुक में क्या लिखा गया एक कॉन्टेक्स्ट, एक छोटा सा रूप दे दिया जाता है, उसकी प्रस्तावना कहते हैं। इसके संबंध में कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए आते हैं, उन सब चीज़ों पर भी हम आते हैं। जो पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, तो इसकी पाठ जो देखेंगे आप, सबसे पहला जो पाठ दिया वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था
तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल के प्रस्तावना का रूप बन जाता है जब संविधान निर्मित हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछता है एग्जाम्स में कि प्रस्तावना का सर्वप्रथम पाठ या प्रस्तावना की संपूर्ण प्रस्तुति किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक प्रश्न तो ये बन गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत करते हुए क्या कहा कि ये संविधान की आत्मा है। देखो ध्यान में रखना, संविधान की आत्मा कहा। प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग तब होता है जब संविधान की आत्मा को दूसरे लोगों ने संविधान की आत्मा कहीं और भी कुछ कहा। जैसे अंबेडकर साहब ने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो वो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। तो ध्यान में रखिएगा कि किसने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने अगर लिखा तो याद रखिएगा प्रस्तावना को उन्होंने संविधान के आत्मा की संज्ञा दी। और एक यह ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू चॉइस में न रहे, तो आपको कौन सा चॉइस देखना है, किस व्यक्ति ने और कहा। तो एक हमारे चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्लाह, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। उन्होंने भी इसे व्याख्या के दौरान, प्रस्तावना की व्याख्या के दौरान कहा कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो एक ध्यान में रखिएगा, दो व्यक्तियों का नाम संविधान की आत्मा के संबंध में। एक और जो हमारे बहुत बड़े उसमें के.एम. मुंशी साहब थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ध्यान में रखना बच्चों, ये याद रखना, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और जस्टिस जो थे वो कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे जो ड्रीम है, हमारे सपनों हैं एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कुछ कुछ व्याख्या जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं ये स्टेटमेंट दे करके कि प्रस्तावना हमारे स्वप्नों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये दिमाग में रखना कि जो संविधान विशेषज्ञ थे उनके कौन कौन से मूल्यों को लेकर के उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो चीज़ें और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वैधानिक है या नहीं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये इसका स्वरूप वैधानिक नहीं है। संविधान का भाग स्वीकार जरूर किया गया केशवानंद भारती मामले में, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। यानी इसके जो चीज़ें अगर उल्लंघन होती या किसको ज़बरदस्ती कार्रवाई क्रियान्वित करवा करने के लिए आप न्यायालय में शरण ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, न्यायालय ने इसकी व्याख्या के दौरान जरूर कहा कि ये संविधान का ही भाग है। ठीक है। जैसे एक N.A. पालकीवाला थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एक स्टेटमेंट है, ये संविधान का परिचय पत्र कहा। आप उधर आइए कि न्यायालय की ने क्या कहा, बेरुवाड़ी 1960 ईस्वी में, 1960 में बेरुवाड़ी मामले में उन्होंने कहा कि ये जरूर है प्रस्तावना, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको, लेकिन अपने ही निर्णय को केशवानंद भारती ने वो इसको पलट दिया, अपने ही निर्णय को, और कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन हो सकता है। और संशोधन के संबंध में भी बड़ा एकदम स्पष्ट उन्होंने व्याख्या की कि इसमें कोई तत्व आप जोड़ सकते हो, निकालने में आपको बहुत कठिनाइयाँ होने वाली है। निकाल नहीं सकते हो, जोड़ सकते हो। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए, निकालने में आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी। उसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि संविधान की मूल भावना को कहीं खंडित हो सकता है, संशोधन करना है। लिखा कि 368 के तहत संशोधन हो सकता है, लेकिन इसको हम 368 के संशोधित जरूर कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना को अगर खंडित करने वाला अगर तत्व होगा तो उस शब्द को न्यायालय देखेगी, तो आपको नहीं करने देगी। तो प्रस्तावना में वो शब्द, अतिरिक्त जो शब्द जोड़े जाएंगे, उसकी वैधानिकता को देखने का अधिकार जरूर है
कि 368 के तहत संशोधन तो बना दिया गया, लेकिन आप जोड़ेंगे इस बात को कि संविधान की मूल भावना को खंडित करने वाला होना चाहिए। जैसे आप कोई भी बनाते हो, जैसे अभी एक्ट बनाया आपने, जैसे मैंने पहले चर्चा की लेकिन उसकी चर्चा नहीं की, छूट गया, मुझे अभी याद आया तो मैं वो बता दूं। जैसे 15(6) और 16(6) के तहत सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। अभी न्यायालय में उसको चुनौती भी दी गई है, तो न्यायालय देखेगा। सरकार ने ये कहा कि हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है न्याय, न्याय, जस्टिस, और उसका आधार आर्थिक भी है। तो हमारे गरीब सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं, वो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको दिया जा रहा है। तो मैं आर्थिक न्याय को क्यों ना मानूं? भले ही हमारे संविधान में संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि हमारे आरक्षण का आधार सामाजिक होगा, दूसरा कोई आधार नहीं होगा। मंडल कमीशन में भी दिए गए तो सामाजिक आधार पर दिए गए, लेकिन आर्थिक, इसलिए आर्थिक शब्द तो है, तो आर्थिक न्याय की बात क्यों नहीं जाएगी? तो केंद्र सरकार ने जो अपने हलफनामे में जो लगाया है, तो वो यही लगाया कि मैं आर्थिक न्याय के जरिए आरक्षण की बात कर रहा हूँ। 15(6) और 16(6) देखो आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15(6) ये फंडामेंटल राइट्स में भी मैं बताऊंगा। 15(6) और 16(6) एग्जाम्सन में आएगा। शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षण जो 15(6) के तहत दिए गए, और 16(6) के तहत नियोजन में 10% आरक्षण की व्यवस्था की। हाँ, तो बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना भूल ही गया कि ये जो चैप्टर्स जो एंड होंगे, उसके बाद मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रश्न जो स्तरीय भी होंगे वो मैं आपको दूंगा। आप लोग उसको बनाएंगे ईमानदारी से, अपने घर पे बनाएंगे, क्योंकि मैं सब में चाहता हूँ कि आप में गुणात्मक सुधार हो। तो वो आप ईमानदारी से बना के उसके स्कोर भी आप इंस्टाग्राम पर भेज देंगे, और मैं इसके उत्तर भी इंस्टाग्राम पर ही डाल दूंगा। आप इंस्टाग्राम हैंडल पर का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है, तो उसको आप वहाँ से ले लेंगे और उसी पर आप उत्तर भी देखेंगे और वो अपने अंक भी भेज देंगे, ताकि मैं देख सकूं कि कौन बच्चा इंक्रीज़ कर रहा है, किस स्तर से उसमें और सुधार हो सकता है। और साथ ही जो मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो लोग इससे संबंधित मैं प्रश्न भेज दूंगा, उसके उत्तर आप इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट करेंगे। वहाँ से मैं देखूंगा कि आप में कौन सी उस उत्तर में कमी रह गई है। अगर उसको मैं एक एक व्यक्तियों को मैं देखूंगा कि वहाँ से आप में कैसे गुणात्मक सुधार हो सकता है। तो ये मैं आप चूँकि प्रत्यक्षता तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी, और आप लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये ऐसा लिख करके और आप भेजेंगे तो मैं उसमें आप में सुधार लाने का प्रयास करूंगा, और जो कि आपके मेंस के एग्जाम्स में बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। हाँ, तो प्रस्तावना से संबंधित जो बातें हैं बेटा, ये तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मैंने दे दिया। जितनी बातें ऑब्जेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी बातें समझा दी। इसमें भी अगर किसी को दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप लोगों को बता दूँगा। लेकिन जो प्रस्तावना से संबंधित जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई किताबें मिलती हैं, आप लोग उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो मेरा चैप्टर होगा वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इन सब पर मैं एक एक जो आप आर्टिकल्स हैं उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वो आपको प्रैक्टिकली करके भी बताएंगे कि जो आम दिनों में जैसे मैं जो प्रयोग करता हूँ, जो मैं जो कार्य करता हूँ, जो मैं प्रशासक के तौर पर कार्य करता हूँ, मैं उन सब उदाहरणों को दे करके ही आपको समझाऊँगा। तो जो मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आपको इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मिलकर के होगा, तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। कल को आप भी कभी प्रशासक बनोगे और क्या कोई सेवा में आओगे तो इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन समझ में आएगा। तो मैं उस तरह आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पुस्तकीय ज्ञान तो कई लोग दे देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए अगर आप किसी चीज़ को समझते हैं तो शायद आपको संविधान को समझने में बहुत आसानी होगी। मेरी कोशिश यही होगी। चलिए, धन्यवाद।